गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट की। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोगों ने ये देखा था कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब एक से ज़्यादा आयंस वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 2 और मोर देन 2 आयंस प्रेजेंट होंगे, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। कहने मतलब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के थ्रू हम लोगों ने पता किया था कि किस एलिमेंट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, किस एलिमेंट का कैथोड पे रिडक्शन होगा। क्लियर है। कहना मतलब हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कौन सी एनालिसिस करेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जिस भी एलिमेंट का एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ तो कितना अमाउंट ऑक्सीडाइज हुआ है, और जिस भी एलिमेंट का कैथोड पे रिडक्शन हुआ है तो कितना अमाउंट वहाँ पे रिड्यूस हुआ है। ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे। क्लियर है। तो आज हम लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अमाउंट की। किसकी बात करेंगे? अमाउंट की। कहने मतलब एक तो आपका क्या होता था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, एनोड, और दूसरा क्या होता था, कैथोड। अब यहाँ पे एनोड पे कोई भी आपका सब्सटेंस था वो डिपॉजिट होता था या फिर वो ऑक्सीडाइज होता था। उसी टाइप से कैथोड पे भी कोई ना कोई सब्सटेंस रिड्यूस होकर डिपॉजिट होता था या फिर वहाँ पे रिड्यूस होता था। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एनोड और कैथोड पे उसका कितना अमाउंट रिड्यूस हो रहा है या फिर कितना अमाउंट यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग बात करते हैं फैराडे लॉ की। इसकी बात करते हैं फैराडे लॉ। ठीक है। फैराडे लॉ की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे, फैराडे नाम के क्या थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने 2 लॉ दिए थे। टोटल कितने लॉ दिए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? 2 लॉ। एक तो आपका फर्स्ट फैराडे लॉ होगा, एक तो कौन सा होगा, फर्स्ट फैराडे लॉ, और दूसरा होगा सेकंड फैराडे लॉ। क्लियर है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड और कैथोड पे कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे ने लॉ दिया था। एक तो आपका फर्स्ट फैराडे लॉ होगा और दूसरा आपका सेकंड फैराडे लॉ होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट फैराडे लॉ की। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट फैराडे लॉ। ठीक है। फर्स्ट फैराडे लॉ की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब फर्स्ट फैराडे लॉ की बात करें तो यहाँ पे फैराडे ने क्या कहा उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो फैराडे ने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया। इस टाइप से मैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लेता हूँ। ये मैंने बीकर लिया और बीकर में क्या लूँगा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक्वस NaCl। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लेटिनम की तो रोड लगा दूंगा। ठीक है। और इन रोड को मैं एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दूंगा। अब एक बैटरी का पॉजिटिव पोल, दूसरा यहाँ पे नेगेटिव पोल। पॉजिटिव पोल को क्या कहोगे, एनोड। नेगेटिव पोल को क्या कहोगे, कैथोड। क्लियर है। तो ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। क्लियर है यहाँ पे। अब आपको पता है एनोड पे कौन सी गैस डिपॉजिट होती थी, Cl2 गैस, और कैथोड पे कौन सी गैस डिपॉजिट होती थी, H2 गैस। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में ये बात की कि यहाँ पे Cl2 गैस क्यों ऑक्सीडाइज हो रही है, डिपॉजिट हो रही है, यहाँ पे H2S गैस क्यों डिपॉजिट हो रही है, उसका रीज़न हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इनकी अमाउंट की। किसकी बात करेंगे? अमाउंट की। क्लियर है। तो फैराडे ने फर्स्ट फैराडे लॉ में क्या कहा कि इन्होंने एक तो लिया आई करंट, एक तो कौन सी टर्म ली, आई करंट, और दूसरी टर्म ली टी टाइम। ठीक है। एक तो आई करंट टर्म ली और दूसरी ली टी टाइम। ठीक। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि टाइम को कांस्टेंट रखा। टाइम को क्या किया, कांस्टेंट रखा। टाइम आपका कांस्टेंट रख लिया। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 2 सेकंड। कितने ले लेते हैं, 2 सेकंड तक। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था इन्होंने 2 सेकंड तक यहाँ पे 2 एम्पियर करंट पास किया। क्लियर है। इस सेल में 2 सेकंड तक कितना एम्पियर करंट पास किया, 2 एम्पियर। तो फॉर एग्जांपल जो भी सब्सटेंस एनोड पे कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है वो कितना डिपॉजिट हो रहा है, 2 ग्राम। 2 सेकंड तक 2 एम्पियर करंट पास किया तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ, 2 ग्राम। उसके बाद इन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में 4 एम्पियर करंट पास किया। कितना एम्पियर करंट पास किया, 4 एम्पियर। तो अब जो मास डिपॉजिट हुआ वो कितना था, 4 ग्राम। उसके बाद इन्होंने
6 एम्पियर करंट पास किया नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, वही 2 सेकंड तक। अब की बार कितना डिपॉजिट हुआ, 6 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 8 एम्पियर करंट पास किया, तो अब कितना डिपॉजिट हुआ, 8 ग्राम। क्लियर है। तो इस टाइप से इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, काफ़ी रिपीटेशंस की, और वहाँ पे देखा कि जितना भी सब्सटेंस का मास डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा था, करंट आई पे। किस पे डिपेंड कर रहा था, करंट आई पे। कहना मतलब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्लू। क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्लू। कहना मतलब जैसे जैसे आप लोग आप करंट को बढ़ाते जाओगे, जो मास डिपॉजिट होगा वो भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। क्लियर है। पहला एक्सपेरिमेंट तो इन्होंने ये किया। अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने करंट को कांस्टेंट रखा। करंट को क्या रखा, कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2 एम्पियर करंट को कांस्टेंट रख लिया, वो कितना रख लिया, 2 एम्पियर। कितना रख लिया, 2 एम्पियर। अब यहाँ पे इन्होंने टाइम को चेंज किया। किस में चेंज किया, टाइम में। पहले टाइम को कांस्टेंट रखा था, करंट में चेंज किया था। अब की बार करंट को कांस्टेंट रख के टाइम में चेंज कर रहे हैं। तो फर्स्टली ये 2 सेकंड तक 2 एम्पियर करंट पास करते हैं, तो यहाँ पे जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसका मास कितना है, 2 ग्राम। उसके बाद ये 4 सेकंड तक करंट पास करते हैं, अब की बार कितना मास डिपॉजिट होता है, 4 ग्राम। उसके बाद 6 सेकंड तक करंट पास करते हैं, अब की बार कितना मास डिपॉजिट होगा, 6 ग्राम। उसके बाद 8 सेकंड तक करंट पास करते हैं, अब की बार कितना मास डिपॉजिट होगा, 8 ग्राम। क्लियर है। तो 2 सेकंड तक करंट पास किया तो 2 ग्राम मास डिपॉजिट हुआ। 4 सेकंड तक करंट पास किया तो 4 ग्राम। 6 सेकंड तक करंट पास किया तो 6 ग्राम। 8 सेकंड तक करंट पास किया तो 8 ग्राम। कहना है मतलब हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W। कहना मतलब यहाँ पे कितना मास सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे। जैसे जैसे आप लोग टाइम बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे डिपॉजिटेड मास भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है। तो फर्स्ट फैराडे लॉ की बात करें तो फैराडे ने एक यहाँ पे रिलेशन निकाला कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये किस कंडीशन में, एट कांस्टेंट टाइम। टाइम को क्या किया आप लोगों ने, कांस्टेंट। ठीक है। दूसरा रिलेशन इन्होंने निकाला W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब ये कब निकाला, एट कांस्टेंट करंट। ये कब निकाला, एट कांस्टेंट करंट। जब इन्होंने कांस्टेंट टाइम लिया तब आई के साथ रिलेशन देखा, जब इन्होंने कांस्टेंट करंट लिया तब टी के साथ रिलेशन देखा। और यदि दोनों को एक साथ चेंज करते हैं तो हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी। क्या लिख सकते हैं, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी। क्लियर है। अब आपको पता है कि Q इजगल टू क्या होता है, आई टी। Q आपका क्या है, चार्ज। Q क्या है, चार्ज। आई आपको पता है करंट है, और टी भी आपको पता है क्या है, टाइम। तो चार्ज इजगल टू क्या होता है, आई इंटू टी। तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। या तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी लिख दो, या फिर W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q लिख दो। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे Z। क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Z। और ये आपका Q। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा W इजिकल टू Z Q। क्लियर है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा है Z, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सेल, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सेल। क्लियर है। तो फर्स्ट फैराडे लॉ में इन्होंने ये बताया कि किसी भी सेल में एनोड पे या कैथोड पे कितना मास डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा इस सेल में हम लोग कितना करंट पास कर रहे हैं। क्लियर है। फर्स्ट फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सेल में ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। तो एनोड पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, कैथोड पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, या फिर मैं ये कह दूं कि एनोड पे कितनी गैस लिबरेट होगी, कैथोड पे कितनी गैस लिबरेट होगी, वो डिपेंड करेगा उसके चार्ज पे कि आप लोगों ने सेल के अंदर कितना चार्ज पास किया। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और W इजगल टू Z Q। Z यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर है। चलो, जब हम लोग Q इजगल टू कितना ले लें, Q क्या है, चार्ज है। Q क्या है, चार्ज है। और वो हम लोग कितना ले लें, 1 कूलाम। चार्ज कितना ले लें, 1 कूलाम। तब W इजगल टू Z इंटू Q, और Q की वैल्यू कितनी रख देंगे हम लोग, 1। Z इंटू 1। तो इन दैट कंडीशन W इजगल टू Z। क्लियर है। जब आप लोग 1 कूलाम चार्ज पास करते हो तो उस सेल में कितना मास डिपॉजिट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सेल। क्लियर है।
किसी भी सेल में यदि आप लोग 1 कूलम चार्ज पास करते हो, कितना चार्ज पास करते हो, 1 कूलम, तो वहाँ पे जितना भी मास डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल। किसके इक्वल होगा, जेड। और जेड आपका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हेन वी पास 1 कूलम चार्ज in a electrolytic cell, then deposited mass at any electrode is equal to electrochemical equivalent of the substance। ठीक है, तो किसी भी सेल में यदि आप लोग 1 कूलम चार्ज पास करते हो तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा किसके इक्वल हो जाएगा, डिपॉजिटेड मास एट एनी इलेक्ट्रोड। क्लियर है। तो फर्स्ट फैराडे लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रोड पे कितना मास डिपॉजिट होगा किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे मास डिपॉजिट होगा। तो फर्स्ट फैराडे लॉ में आप लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया W=Z/Q। क्लियर है। तो ये तो आपका फर्स्ट फैराडे लॉ। सेकंड फैराडे लॉ क्या है उसकी भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकंड फैराडे लॉ। क्या लिख लेता हूँ, सेकंड फैराडे लॉ। ठीक है। अब सेकंड फैराडे लॉ की बात करें तो ये भी किसने दिया था, फैराडे ने। अब यहाँ पे फैराडे ने क्या बताया उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। तो फैराडे ने अपने इस लॉ में कुछ सेल्स लिए, एक सीरीज में उनको कनेक्ट कर दिया, जिसमें यहाँ पे कुछ सेल्स ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने टोटल 4 सेल्स ले ली। कितने सेल्स ले लिए, 4 सेल्स। अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोलाइट के एक्वा सॉल्यूशन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोड्स लगा देता हूँ। इलेक्ट्रोड्स में प्लेटिनम की ले रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया AgCl। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, AgCl। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ CuSO4। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ZnCl2। ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Na2SO4। क्लियर है। मैंने 4 सेल्स ले ली, 5 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो 2 3 4 5 जितने भी लेना चाहो। तो मैंने यहाँ पे 4 सेल्स लिए हैं। एक में तो क्या डाला है, AgCl डाला है, एक में कॉपर सल्फेट डाला है, एक में जिंक क्लोराइड डाला है और एक में सोडियम सल्फेट डाला है। क्लियर है। टोटल 4 टाइप के सेल लिए। उन 4 टाइप के सेल में डिफरेंट टाइप के मैंने क्या लिए, इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं। अब इन सेल्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये आपकी बैटरी है और इस टाइप से इनको एक सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। एक सिंगल बैटरी है, उस सिंगल बैटरी का पॉजिटिव पोल इस सेल में लगा दिया, तो ये तो क्या हो गया, एनोड। और ये जो कैथोड है नेक्स्ट सेल से कनेक्ट, एनोड से कनेक्ट कर दिया। इस टाइप से एक सीरीज में इन सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड। इसके लिए ये एनोड, ये कैथोड, एनोड कैथोड एनोड कैथोड। क्लियर है। तो इस टाइप से 4 सेल्स को, टोटल कितने सेल्स हैं, 4 सेल, उनको हम लोगों ने एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। चलो, ये हमारे एक सीरीज में सेल हम लोगों ने कनेक्ट कर दिए। अब फैराडे ने क्या कहा, फैराडे ने यहाँ पे 1 फैराडे चार्ज पास किया। इस बैटरी के थ्रू कितना चार्ज पास किया, 1 फैराडे। अब आप बात करोगे कि 1 फैराडे चार्ज का मीनिंग क्या है। देखो, चार्ज की एक यूनिट होती है फैराडे। जैसे आप चार्ज की यूनिट कूलम बोलते हो, उसी टाइप से एक यूनिट होती है फैराडे। अब फैराडे का मतलब क्या होता है, 1 फैराडे चार्ज इजिकल टू चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। ये जो 1 फैराडे चार्ज है ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। क्लियर है। ये 1 फैराडे चार्ज की यदि हम लोग बात करें तो किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फैराडे चार्ज। ठीक है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, अब देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है।
हमें कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना है, 1 मोल का। 1 मोल का मीनिंग आपको पता ही होगा 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है, 1 मोल का। तो हम लोग 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है यहाँ तक। अब आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 96487 कूलम। कितना आएगा, 96487 कूलम। इनकी आप लोग वैल्यू निकालोगे तो अप्रोक्स वैल्यू आपकी आ जाएगी 96487 कूलम, जिसको हम लोग कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 96500 कूलम लिखते हैं। क्लियर है। यहाँ पे आप लोग 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको यदि आप लोग कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 96487 कूलम, ठीक है। और फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 96500 कूलम। क्लियर है। इससे आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो इजी हो जाएंगी। तो 1 फैराडे का मीनिंग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 1 फैराडे का मीनिंग होता है 96500 कूलम। कहना मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब हो गया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिकल टू 1 फैराडे, या फिर आप लोग ये कह दो 1 फैराडे इजिकल टू 96500 कूलम चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फैराडे बोलते हैं। क्लियर है फैराडे का मीनिंग। चलो तो देखो यहाँ पे इस बैटरी से हम लोग 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं। तो यहाँ पे जो Ag का मास डिपोजिट होता है, Ag का मास डिपोजिट होता है वो कितना होता है, 108 ग्राम। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि 1 फैराडे चार्ज यदि पास करते हैं तो फर्स्ट वाले सेल में Ag कितना डिपोजिट होगा, 108 ग्राम। क्लियर है। सेकंड वाले सेल में Cu का कितना मास डिपोजिट होगा, वो इन्होंने चेक किया तो वो आता है 31.75 ग्राम। कितना आता है, 31.75 ग्राम, ठीक है। थर्ड सेल में Zn का मास चेक करते हैं तो Zn का मास यहाँ पे आता है 32.5 ग्राम। कितना आता है, 32.5 ग्राम, ठीक है। और फोर्थ सेल में देखते हैं तो यहाँ पे सोडियम का कितना मास आता है, 23 ग्राम। कितना मास आता है, 23 ग्राम। जब इन्होंने ये सीरीज में जो सेल कनेक्ट किए हुए थे उनमें 1 फैराडे चार्ज पास किया तो Ag का कितना मास डिपोजिट हुआ फर्स्ट सेल में, 108 ग्राम। सेकंड सेल में Cu का कितना मास डिपोजिट हुआ, 31.75 ग्राम। थर्ड सेल में Zn का कितना मास डिपोजिट हुआ, 32.5 ग्राम। और फोर्थ सेल में Na का कितना मास डिपोजिट हुआ, 23 ग्राम। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब की बार इन्होंने 2 फैराडे करंट पास किया। कितना फैराडे करंट पास किया, 2 फैराडे। पिछली बार 1 फैराडे किया था, अब की बार 2 फैराडे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो Ag का मास था वो हो गया 216 ग्राम। कितना मास डिपोजिट हुआ यहाँ पे, 216 ग्राम। का मतलब जैसे इन्होंने चार्ज डबल किया जो मास जो डिपोजिट हो रहा था वो भी क्या हो गया यहाँ पे, डबल हो गया। सेकंड सेल में Cu का मास कितना डिपोजिट हुआ, 63.5 ग्राम। थर्ड सेल में Zn का कितना मास डिपोजिट हुआ, 65 ग्राम। और फोर्थ सेल में सोडियम का कितना मास डिपोजिट हुआ, 46 ग्राम। क्लियर है। तो जैसे इन्होंने फैराडे को डबल किया तो जो मास था वो भी यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग 1 फैराडे चार्ज पास करने पे कितना मास डिपोजिट हुआ उसको यदि गौर से देखो तो ये इनके इक्विवेलेंट मास है। कौन से मास है, इक्विवेलेंट मास। सिल्वर का इक्विवेलेंट मास कितना होता है, 108 ग्राम। तो 1 फैराडे करंट पास किया तो सिल्वर के कितना मास डिपोजिट हुआ, इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट। कॉपर का कितना मास डिपोजिट हुआ 1 फैराडे चार्ज पास करने पे, 31.75 ग्राम। इसका इक्विवेलेंट मास भी कितना होता है, 31.75 ग्राम, ठीक है। तो इसका भी 1 इक्विवेलेंट। Zn की बात करें तो ये 32.5 ग्राम डिपोजिट हो रहा है, इसका भी इक्विवेलेंट मास कितना होता है, 32.5 ग्राम। तो ये भी 1 इक्विवेलेंट। सोडियम की बात करें तो वो कितना डिपोजिट हो रहा है, 23 ग्राम। तो ये भी किसके इक्वल है, 1 इक्विवेलेंट के इक्वल। तो यहाँ पे जब भी 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं, कितना चार्ज पास कर रहे हैं, 1 फैराडे, तो हर एक सेल में कितना मास डिपोजिट होगा वो डिपेंड करेगा उनके इक्विवेलेंट मास पे। जिसका जितना इक्विवेलेंट मास होगा उतना ही मास वहाँ पे डिपोजिट होगा। 2 फैराडे चार्ज पास कर रहे हैं तो 2 इक्विवेलेंट डिपोजिट हो रहे हैं। 3 फैराडे चार्ज पास करेंगे 3 इक्विवेलेंट होंगे। 4 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो 4 इक्विवेलेंट होंगे। कहने है मतलब कितना मास डिपोजिट होगा किस पे डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट मास पे, ठीक है। तो दूसरा रिलेशन इन्होंने यहाँ पे ये निकाल लिया कि किसी भी सब्सटेंस का किसी भी सेल में कितना मास डिपोजिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट मास पे। किस पे डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट मास पे। किसी सब्सटेंस का यदि इक्विवेलेंट मास हाई है, किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास हाई है
तो वहाँ पे डिपॉजिट मास भी ज़्यादा होगा। किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास कम है तो डिपॉजिट मास भी कैसा होगा, कम होगा। क्लियर है। तो सेकंड फैराडे लॉ की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एनी इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। क्या रिलेशन दिया कि मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। किसी भी इलेक्ट्रोड पे किसी भी आपके सब्सटेंस का कितना मास डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट मास पे। इक्विवेलेंट मास ज़्यादा है तो ज़्यादा मास डिपॉजिट होगा। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे Eg का इक्विवेलेंट मास ज़्यादा था, ज़्यादा मास डिपॉजिट हुआ। इक्विवेलेंट मास कम है, सोडियम का कम था तो कम मास डिपॉजिट होगा। क्लियर है। कहना मतलब जितना भी चार्ज हम लोग पास करेंगे तो किसी भी एलिमेंट का कितना मास डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा उसके इक्विवेलेंट मास पे। क्लियर है। तो दूसरा रिलेशन इन्होंने ये निकाल लिया कि मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एन इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी आपका सब्सटेंस है उसका इलेक्ट्रोड पे कितना मास डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। तो देखो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, W इजक्वल टू KE। यहाँ पे K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो आगे मैं कुछ इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। लास्ट पेज पे आप लोगों ने लिखा W इजक्वल टू KE। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ जैसे फर्स्ट सेल में W1 मास डिपॉजिट हुआ इजक्वल टू K कांस्टेंट और इक्विवेलेंट मास कितना था, E1 लिख सकता हूँ। सेकंड सेल में W2 मास डिपॉजिट हुआ इजक्वल टू K E2 लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हो W1 अपॉन E1 इजक्वल टू K, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो W2 अपॉन ET इजक्वल टू K। कोई दिक्कत इसमें, लिख सकते हो आप लोग कि W2 इजक्वल टू KE2 और W1 इजक्वल टू KE1। तो E1 को इधर ले आएंगे तो W1 अपॉन E1 इजक्वल टू K, E2 को इधर ले आएंगे तो W2 अपॉन E2 इजक्वल टू K लिख सकते हैं यहाँ तक। चलो अब देखो K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दोनों के लिए कैसा होगा, सेम। तो एक रिलेशन हम लोग यहाँ पे ये निकाल सकते हैं W1 अपॉन E1 इजक्वल टू W2 अपॉन E2। ये फॉर्मूला भी आपके यहाँ पे काम आने वाला है। क्लियर है। W1 अपॉन E1 इजक्वल टू W2 अपॉन E2, ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलो तो एक फॉर्मूला तो आप लोगों ने देखा था W इजक्वल टू ZQ, W इजक्वल टू क्या था, ZQ। और एक फॉर्मूला आप लोगों ने देखा W1 अपॉन E1 इजक्वल टू W2 अपॉन E2। तो ये दो फॉर्मूले बनते हैं आपके फर्स्ट फैराडे लॉ में और दूसरा आपका सेकंड फैराडे लॉ में। एक फॉर्मूला और हम लोग यहाँ पे बात करें जो मोस्टली हम लोग काम में लेते हैं। क्लियर है। वो फॉर्मूला कैसे बनेगा उसकी हम लोग बात करेंगे। देखो फर्स्ट फैराडे लॉ में आप लोगों ने बात की थी W इजक्वल टू ZQ। क्या लिखा था आप लोगों ने, W इजक्वल टू ZQ। ठीक है। अब यहाँ पे जब Q इजक्वल टू 1 कूलाम था, Q इजक्वल टू कितना था, 1 कूलाम, तो आप लोगों ने क्या लिखा था, W इजक्वल टू Z। जब आपका Q कितना था, 1 कूलाम, तब आप लोगों ने लिखा था W इजक्वल टू Z लिखा था आप लोगों ने। जब आप लोगों ने 1 कूलाम चार्ज पास किया तो W इजक्वल टू क्या आ रहा था, Z का, मतलब जितना भी मास डिपॉजिट होगा किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस के इक्वल। ठीक है यहाँ तक। चलो अब आप लोगों ने सेकंड फैराडे लॉ में ये देखा कि जब भी हम लोग 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं, कितना चार्ज पास करते हैं, 1 फैराडे, तो किसी भी आपका कोई भी आपका एलिमेंट है उसका 1 इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होता है। कितना इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होता है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ मास। जब भी आप लोग 1 फैराडे चार्ज पास करते हो तो 1 इक्विवेलेंट के इक्वल मास वहाँ पे क्या होता है, डिपॉजिट होता है। तो 1 फैराडे का मतलब क्या होता है, 96500 कूलाम। इतना चार्ज पास करोगे तो कितना मास डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट मास के इक्वल। किसके इक्वल डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट मास के इक्वल। कहना मतलब व्हेन वी पास 96500 कूलाम चार्ज देन मास ऑफ द डिपॉजिटेड एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। यहाँ पे समझ सकते हो आप लोग इसे कि जब आप लोगों ने 1 कूलाम चार्ज पास किया तो कितना मास डिपॉजिट हो रहा था, इक्विवेलेंट मास के इक्वल। किसके इक्वल डिपॉजिट हो रहा था, 1 इक्विवेलेंट मास के इक्वल। तो 1 फैराडे इजक्वल टू 1 इक्विवेलेंट। 1 फैराडे का मतलब आप लोग क्या निकाल सकते हो, 1 इक्विवेलेंट ऑफ मास। ठीक है। तो जब आप लोग 96500 कूलाम चार्ज पास करोगे, कहना मतलब आप लोग 1 फैराडे चार्ज पास करोगे तो इक्विवेलेंट मास के इक्वल यहाँ पे डिपॉजिट होगा। और यदि 1 कूलाम चार्ज पास करोगे तो E अपॉन 96500 कूलाम। ठीक है। 96500 कूलाम चार्ज
deposit E gram of the substance. So 1 coulomb charge will deposit E upon 96500. तो 1 coulomb चार्ज पास करोगे तो इतना मास यहाँ पे डिपॉजिट होगा। कितना मास डिपॉजिट होगा? E अपॉन 96500। अब आपको पता है Z इजगल टू W। W की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 coulomb चार्ज पास किया तो कितना मास डिपॉजिट होगा? E अपॉन 96500। तो मैं ये कह सकता हूँ कि W इजगल टू E अपॉन 96500 कह सकता हूँ। दोबारा देखो कि 1 फैराडे 96500 कूलम्ब चार्ज पास करते हैं तो कितना मास डिपॉजिट होता है? 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज पास करेंगे तो E ग्राम डिवाइडेड बाय 96500 कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब चार्ज पास करेंगे तो इतना ग्राम क्या होगा? डिपॉजिट होगा। ठीक है, अब Z इजगल टू W, जब आप लोगों ने 1 कूलम्ब चार्ज पास किया था तो W इजगल टू Z था, तो वो आपका W इजगल टू Z, W की वैल्यू ये आ गई तो Z इजगल टू क्या लिख दोगे? E अपॉन 96500 कूलम्ब। तो आपका जो फॉर्मूला था फर्स्ट फैराडे लॉ का, कौन सा फॉर्मूला था? W इजगल टू Z क्यू। Z की वैल्यू पुट कर देते हैं। Z की वैल्यू क्या है? E अपॉन 96500 कूलम्ब। तो ये हो जाएगा W इजगल टू E अपॉन 96500 इंटू क्यू। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं यही फॉर्मूला यहाँ पे काम में आता है। W इजगल टू E अपॉन 96500 इंटू क्यू। अब आपको ये भी पता है Q इजगल टू IT, तो आप लोग ये भी लिख सकते हो W इजगल टू E अपॉन 96500 इंटू IT। तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा W इजगल टू E IT अपॉन 96500। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे काम में आएगा। W इजगल टू E IT अपॉन 96500। अब W आपको पता है जितना भी मास डिपॉजिट होगा, तो मैं लिख देता हूँ W इजगल टू डिपॉजिटेड मास। जितना भी मास डिपॉजिट होगा। E आपको पता है इक्विवेलेंट मास। E क्या है? इक्विवेलेंट मास है। I भी आपको पता है I क्या है? करंट है। I क्या है? करंट। और T भी आपको पता है T क्या है? टाइम। ठीक है, तो W डिपॉजिटेड मास इक्वल टू E इक्विवेलेंट मास, I करंट और T आपका टाइम डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपका फॉर्मूला काम में आएगा। तो याद रख लेना अच्छी तरह से W इजगल टू E IT अपॉन 96500। ठीक है, इसकी एक फॉर्म और बना सकते हैं। आपको पता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट्स। जब भी आप लोग गिवन मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हो क्या आते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे आप लोग गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करते हो तो क्या आ जाता है? नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करते हो क्या आते हैं? आपके नंबर ऑफ मोल्स। उसी टाइप से गिवन मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करोगे तो आपके क्या आ जाएंगे? ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या आ जाएंगे? ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे E को इधर ले आऊँ तो W अपॉन E क्या है? W अपॉन E इजगल टू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो आपके फॉर्मूले की एक फॉर्म में ये भी लिख सकता हूँ W अपॉन E इजगल टू IT अपॉन 96500। W अपॉन E इजगल टू IT अपॉन 965 इंटू 00। अब W अपॉन E ये तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। और IT क्या है? चार्ज। जितना भी चार्ज है उसको 96500 से डिवाइड कर दोगे तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 96500। तो ये क्या आ जाएगा? फैराडे चार्ज। ये क्या आ जाएगा? फैराडे चार्ज। 1 फैराडे का मीनिंग क्या होता है? 96500। तो जितना भी चार्ज है उसको 1 फैराडे चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फैराडे। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फैराडे। तो यहाँ पे एक रिलेशन और निकाल सकता हूँ मैं, W बाई E इजगल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये इक्वल होंगे नंबर ऑफ फैराडे के। ठीक है, ये आप लोग पहले भी देख चुके हो कि जितना भी फैराडे चार्ज पास करोगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे। 1 फैराडे चार्ज पास करोगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 फैराडे चार्ज पास करोगे तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 3 फैराडे चार्ज पास करोगे तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट, 4 फैराडे चार्ज पास करोगे तो 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्लियर है? तो जितने भी फैराडे चार्ज आप लोग पास करते हो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मास डिपॉजिट होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो W बाई E नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और
IT अपॉन 9650 फैराडे ऑफ चार्ज। ठीक है यहाँ पे। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला अच्छी तरह से रट लेना, W अपॉन E इजिकल टू IT अपॉन 96500। ठीक है, आप चाहो तो इस फॉर्म में रट लो, आप चाहो तो W इजिकल टू EIT अपॉन 96500 इस फॉर्म में रट लो, आपकी मर्जी, जैसे भी आप लोग रटना चाहो। तो यहाँ पे देखो आपसे मास पूछ सकता है, किसी भी सब्सटेंस का कितना मास डिपॉजिट होगा वो आपसे पूछ सकता है। अब आपको इक्विवेलेंट मास दिया जाएगा या इक्विवेलेंट मोलर मास दिया जाएगा। मोलर मास से आपको पता है इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। सिंपल सा फॉर्मूला है। वैसे चार्ज भी लिख सकते हो आप लोग, एसिडिटी, बेसिसिटी, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिंपल सी मैं बात करूँ तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। जैसे आपको सोडियम का इक्विवेलेंट मास निकालना हो, कैसे निकालोगे, सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23। ठीक है,